नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मोमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। सनी ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ जाग रहा था। एक चौंकाने वाली चीख के साथ उसने अपनी छाती को पकड़ लिया और अंधेरे में घूरने लगा, समझने की कोशिश करता हुआ कि क्या हो रहा है। वो भावना दर्दनाक या अप्रिय नहीं थी, फिर भी ये वैसी ही कुछ भी नहीं थी जैसी उसने कभी अनुभव की हो। ये ऐसा था जैसे उसकी आत्मा को हिलाया जा रहा हो, जागने के लिए अजीब नई ऊर्जा से भर दिया जा रहा हो। हालांकि वो ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत से नहीं आ रही थी, बल्कि ये अंदर से आ रही थी, जैसे कि ये हमेशा से वहां सो रही हो। ऊर्जा ने उसके अस्तित्व के हर रेशे को भर दिया। सनी ने महसूस किया कि उसके भाव स्पष्ट और तेज हो रहे हैं। फिर उसका शरीर भी बदलने लगा। उसे लगा जैसे उसकी छाती के केंद्र में एक लघु तारा जल रहा हो। उसकी लहरें गर्मी फैला रही थीं, धीरे धीरे उसके पेट और कंधों तक पहुंच रही थीं, फिर उसके हाथों पैरों तक, फिर उसके हाथों और पैरों तक। उस गर्मी के नीचे उसके हड्डियां, मांसपेशियां, अंग और रक्त वाहिकाएं पुनर्निर्मित और पुनर्जीवित हो रही थीं। सनी को लगा जैसे वो पुनर्जन्म ले रहा हो। वो मजबूत, तेज, स्वस्थ हो रहा था। ये उन्मादपूर्ण था। प्रत्येक सेकंड के साथ उसका परिवर्तन और गहरा होता जा रहा था। सनी के दिल में नई आत्मविश्वास बस गया। वो अब एक कमजोर, दुबला पतला सड़क का बच्चा नहीं था। वो अब किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उतना असुरक्षित नहीं था जो उसे धमकाना चाहे जितना वो पहले था। अपनी शक्तियों के जागरण और पहली काबू के भयावहों से कठोर बनी इच्छा के साथ वो अब कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आप पार करना नहीं चाहेंगे। कुछ समय बीतने के बाद छाती में जलने वाला तारा अंततः ठंडा हो गया। गर्मी को एक शांत ठंडक ने बदल लिया। वो ठंडक सनी के शरीर पर बह गई, सालों से जमा हुए सभी दर्द और असुविधाओं को लेते हुए दूर कर दिया। फिर ये ऊपर चली गई, उसके मस्तिष्क तक पहुंची और अंत में उसकी आंखों तक। उसकी दृष्टि अजीब ढंग से दोगुनी हो गई। वो अभी भी शून्य को देख सकता था, जो अनंत तारों के पैटर्न से भरा हुआ था, लेकिन वो कुछ अलग भी देख सकता था। एक शांत शांत काला समुद्र जो एक अकेले काले सूर्य से रोशन था। अपने पिछले ज्ञान से सनी जानता था कि ये उसका तथाकथित आत्मा का समुद्र था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये काफी अलग दिखना चाहिए था। सबसे पहले ये कहीं अधिक जीवंत होना चाहिए था। ऊपर लटका तारा, उसकी आत्मा कोर का दृश्य प्रतिनिधित्व, चमकीली रोशनी से जलना चाहिए था। आत्मा समुद्र को गर्म, अंधाधुंध चमक से भर देना चाहिए था। हालांकि सनी की आत्मा अंधेरी और बिना रोशनी की थी। ये अजीब है। उसने काले सूर्य को देखा। करीब से जांच करने पर यह वास्तव में पारदर्शी निकला। बस इतना ही कि आसपास कोई अन्य प्रमुख प्रकाश स्रोत न होने के कारण तारा अपने आसपास जितना ही काला दिख रहा था। इसके अलावा यहां उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। ये उसकी आत्मा थी आखिरकार। लेकिन सनी को एक सताने वाली भावना हो रही थी कि कहीं उसके दृष्टि क्षेत्र की परिधि के ठीक बाहर, अंधेरे में छिपे हुए आकारहीन रूप लगातार हिल रहे थे। चाहे वो अपना सिर कितना ही घुमाए, वो उन्हें स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं सका। और फिर भी वो भावना दूर न होती। अभी इस पर और समय बर्बाद न करने की इच्छा रखते हुए सनी काले सूर्य की ओर मुड़ा और अंततः दो प्रकाश गोले देखे जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जैसे आत्मा कोर के गुरुत्वाकर्षण कुएं में फंस गए हों। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये उसकी स्मृतियां थीं, सिल्वर बेल और पपेटियर का श्राउड। बाद में यहां ऐसी दर्जनों गोले होंगे। अगर वो भाग्यशाली हुआ तो वो एक या दो इको भी हासिल कर लेगा। स्पेल की आवाज ने अचानक उसे आत्मा समुद्र से बाहर खींच लिया। जागरण पहलू क्षमता। यह है सत्य का क्षण, सनी ने सोचा। दिव्य पहलू हो या न हो, उसका तत्काल भविष्य अभी भी उस पहली पहलू क्षमता पर निर्भर करता है जो वो प्राप्त करेगा। ड्रीम रियल में उसकी भूमिका उसके गुणों पर आधारित होगी। अगर ये एक युद्ध क्षमता थी तो वो नाइटमेयर प्राणियों के खिलाफ खूनी लड़ाइयों की अग्रिम पंक्तियों में सबसे उपयोगी होगा। अगर ये जादू से जुड़ी थी तो वो शायद एक शक्तिशाली लेकिन नाजुक दूरस्थ लड़ाकू बन जाएगा। अगर ये उपयोगिता से संबंधित कुछ था तो वो ड्रीम रियल के पर्दे के पीछे के कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। उपयोगिता क्षमताएं वास्तविक दुनिया में भी अत्यंत मूल्यवान थी, जहां जागृत व्यक्ति कई कार्यों को करने के लिए बनाए जाते थे जो इसे चलाते रखते थे। अगर वो भाग्यशाली हुआ तो वो एक उपचारक भी बन सकता था। उपचारक बहुत दुर्लभ थे और इसलिए मांग वाले विशेषज्ञ। पहलू क्षमता प्राप्त। पहलू क्षमता का नाम शैडो कंट्रोल। सनी ने जल्दी से रूम को बुलाया। वो अपनी नई क्षमता के विवरण पर सीधे जाना चाहता था, लेकिन फिर फैसला किया कि पहले अपनी समग्र जानकारी को एक नजर डाल ले। नाम सनलेस। सच्चा नाम लॉस्ट फ्रॉम लाइट। रैंक ड्रीमर। शैडो कोर डॉर्मेंट। शैडो फ्रैगमेंट्स 12100। वह क्या है?
जहां उसकी आत्मा कोर की रैंक लिखी जानी चाहिए थी, वहां इसके बजाय एक रहस्यमयी शैडो कोर प्रकट हो गया। सनी ने इसे देखा, पलकें झपकाते हुए। उसने पहले कभी किसी के पास अलग तरह का कोर होने की बात नहीं सुनी थी। क्या वो इतना अनोखा था? ये रहस्यमय शैडो कोर निश्चित रूप से ये समझा सकता था कि उसका आत्मा समुद्र इतना अजीब क्यों दिख रहा था। और भी, उसने अपनी आंखें नीचे की ओर हिलाईं, शैडो फ्रैगमेंट्स काउंटर को नोटिस करते हुए। आमतौर पर आत्मा शैड्स की संख्या का संकेतक होना चाहिए था, हालांकि वो कहीं नहीं दिख रहा था। क्या मेरे पास वास्तव में सभी जागृतों से पूरी तरह अलग प्रगति पथ है? ये विचार उतना ही रोमांचक था जितना भयावह। किसी और के साथ संसाधनों के लिए लड़ना न पड़ना एक अविश्वसनीय लाभ था। ड्रीम रियल में मानव समाज का अधिकांश हिस्सा आत्मा शार्ड्स के अधिग्रहण के चारों ओर बनाया गया था। अगर उसे विकसित होने के लिए उन्हें इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता न हो, न केवल वह अविश्वसनीय गति से अधिक शक्तिशाली बन सकेगा, वो पूरी तरह आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। दूसरी ओर, उसे इन शैडो फ्रैगमेंट्स को कैसे अधिग्रहित करना है, इसका कोई विचार नहीं था। हालांकि उसके पास पहले से ही 12 मिल चुके थे, तो जो भी कुछ था जो उसे करना था, वो पहली काबू में पहले ही कर चुका था। मुझे इसे सावधानी से खोजना होगा। इस निर्णय से संतुष्ट होकर सनी ने रून का अध्ययन जारी रखा। स्मृतियां, सिल्वर बेल पपेटियर का श्राउड। इको गुण, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। पहलू, शैडो स्लेव। पहलू रैंक, दिव्य। पहलू क्षमताएं, शैडो कंट्रोल। पहलू क्षमता विवरण, आपका छाया अधिकांश से अधिक स्वतंत्र है। ये एक अमूल्य सहायक है। ये क्या मतलब है? सनी ने सांस रोकी और विवरण को फिर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसी क्षण इसके ठीक नीचे एक नया रून सेट प्रकट हो गया। साथ ही स्पेल की आवाज काले शून्य में गूंजी। सभी शक्तियों की एक कीमत होती है। आपको एक दोष प्राप्त हुआ है। आपका दोष है। सनी ने रून पढ़ा और उसकी आंखें भय से फैल गईं। ओह नहीं, 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 नहीं। वो अपनी आंखें बंद कर चुका था, फिर उन्हें फिर से खोल दिया, आशा करते हुए कि चिन्ह गायब हो जाएं। कृपया चले जाओ, कृपया। लेकिन चिन्ह अभी भी वहां थे, हल्के से चमकते हुए, मानो उसे चिढ़ा रहे हों। दोष, साफ विवेक। दोष विवरण, आप झूठ नहीं बोल सकते। सनी ने इन 3 सरल शब्दों को घूरा, ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसके पैरों के नीचे एक गहन गर्त खुल रहा हो। वो जादू जो आमतौर पर अपने विवरणों में हल्का फुल्का होता था, इस बार सीधा और बिंदु पर था। केवल 3 शब्द थे। उन्होंने उसे कोई घूमने का स्थान नहीं छोड़ा। झूठ नहीं बोल सकता। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मानव शरीर में विटामिन डी की 3। अगर मैं झूठ नहीं बोल सकता तो मैं कैसे जीऊं? सनी का पूरा अस्तित्व ही दूसरों को धोखा देने और उनसे चालाकी करने की उसकी क्षमता पर आधारित था। यहां तक कि जादू ने खुद उसकी धोखेबाजी पर बधाई दी थी। झूठ बोलने की क्षमता के बिना वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। नोट करने के अलावा उसका दिल अचानक ऐसा लगा जैसे रुकने वाला हो। अगर वो केवल सत्य बोल सकता तो वो अपना सच्चा नाम कैसे छिपाएगा? क्या कोई भी व्यक्ति उसे कुछ निर्दोष प्रश्नों से पूछकर उसे आज्ञाकारी गुलाम में बदल नहीं देगा? सनी चीखने और गालियां देने वाला था, लेकिन उसी क्षण जादू ने फिर से बोला, जागो, प्रकाश से खोए हुए। काला शून्य घूम गया और गायब हो गया। सनी ने अपनी आंखें खोली। पुलिस स्टेशन के तिजोरी के कवचित छत उसके ऊपर लटका हुआ था। कोई भी उसके सौंदर्य को सुंदर नहीं कहेगा, लेकिन उसके लिए ये सबसे भव्य दृश्य था। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तविक दुनिया को कितना मिस किया था। यह सुरक्षित और परिचित थी। वहां कोई राक्षस या गुलाम व्यापारी नहीं थे। खैर, कम से कम आधिकारिक रूप से। वहां कोई निरंतर डर नहीं था कि यंत्रणापूर्ण मृत्यु हो जाएगी। ये घर था। इसके अलावा सनी को अविश्वसनीय लग रहा था। वो ठंड जो नाइटमेयर के दौरान उसके हड्डियों में गहराई तक घुस गई थी, गायब हो गई थी, उसके घायल शरीर द्वारा दिन प्रतिदिन सहन की गई सभी पीड़ा को अपने साथ लेते हुए। उसके पैर और कलाइयां पीड़ा में नहीं थी। उसकी पीठ को कोड़े की चाबुक भूल गई थी, और वो सांस ले सकता था बिना ये महसूस किए कि उसके टूटे हुए पसलुओं के तेज किनारे उसके फेफड़ों में और गहराई तक काट रहे हैं। क्या आशीर्वाद! पीड़ा का अचानक गायब होना उसके शरीर में व्याप्त नई ऊर्जा के साथ सनी को लगभग रोने पर मजबूर कर दिया। मैं वाकई बच गया। उसने धीरे से नीचे देखा और फिर सांस थम गई। उसके मजबूत चिकित्सा बिस्तर के बगल में रखी सस्ती प्लास्टिक की कुर्सी पर वो सबसे सुंदर महिला बैठी हुई थी जिसे उसने कभी देखा था। उसके छोटे कौवे जैसे काले बाल और बर्फीले नीले आंखें थीं। उसकी निर्दोष त्वचा चिकनी, कोमल और बर्फ जितनी सफेद थी। वास्तव में ये सनी का पहला समय था जब वो किसी को उतना ही पीला पा रहा था जितना वो खुद था। हालांकि जबकि सनी का पीला रंग अजीब और अस्वस्थ लगता था, वो सुंदर अजनबी कुछ भी कम नहीं थी। महिला लगभग 30 साल की लग रही थी। वो गहरे नीले रंग की वर्दी पहने हुए थी जिसमें चांदी के एपॉलेट्स और काले चमड़े के जूते थे। उसकी वर्दी का जैकेट आकस्मिक रूप से खुला हुआ था, नीचे काली टैंक टॉप को उजागर करते हुए।
वर्तमान में वो अपने सिर के ऊपर अपनी बाहें फैला रही थी, स्पष्ट रूप से ऊब और नींद में। ये इशारा पतली सामग्री को कसने पर मजबूर कर दिया, उसके पूर्ण स्तनों को उत्तेजक रूप से उभारते हुए। मंत्रमुग्ध सनी लगभग ये मिस कर गया कि महिला की बाईं आस्तीन पर एक कंधे का चिन्ह था। उस पर 3 तारे थे। 3 तारे? उसने सोचा, विचलित। 3 तारे का मतलब एक उन्नत इंतजार, एक उन्नत। लेकिन इससे पहले कि सनी इस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से पचा पाता, उसे एहसास हो गया कि महिला भी उसे घूर रही थी। तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा। उसकी आवाज में 1 ग्राम भी हास्य नहीं था। सनी ने कुछ बार पलकें झपकाईं, शर्मिंदा और जल्दी से एक बहाना सोचा। फिर उसने अपना मुंह खोला और जवाब दिया, तुम्हारी छातियां। 1 सेकंड बाद उसकी आंखें पूर्ण भय में फैल गईं, क्योंकि वो उन शब्दों को कहने की योजना बना रहा ही नहीं था। उसका मुंह अपने आप हिल गया। भय की एक लहर अचानक उसके दिमाग को डुबो दी। महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ मुस्कुराई। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ हिलाया और सनी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। सनी का पूरा शरीर घूम गया। अगर बंधन उसे जगह पर ना रखते तो वो शायद बिस्तर से उड़ जाता। एक पल के लिए उसे तो तारे ही दिख गए, लेकिन इसे अभी भी हल्का ही माना जा सकता था। एक उन्नत होने के नाते वो महिला एक उन्नत थी। वो अपनी उंगली के एक झटके से उसके सिर को साफ काट सकती थी। उसे इतनी शक्तिशाली व्यक्ति को क्यों अपमानित करना पड़ा? सबसे पहले इस बीच महिला ने अपना गला साफ किया और अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। क्या तुम अब जाग चुके हो? सनी ने अपना सुन्नगाल पकड़ा और सावधानी से सिर हिलाया। अच्छा, तुम्हें एक सलाह दे दूं, अपने दिमाग में आने वाली हर चीज को मत बोलो, खासकर लड़कियों को। ऐसा नहीं है कि तुमने पहले कभी लड़की नहीं देखी, सही? कहो धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। सनी ने सोचा, लेकिन इसके बजाय उसका मुंह अपने आप हिला और उसने कहा, मैंने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन तुम्हारी जितनी सुंदर कोई नहीं। फिर वो पीछे सिकुड़ गया, उसका चेहरा केकड़े जितना लाल। महिला ने उसे कुछ सेकंडों तक घूरा और फिर हंसी फूट पड़ी। मुझे लगता है कि तुमने ज्यादा जागृतों से मुलाकात नहीं की है। जागृत मानकों के अनुसार मैं औसत से नीचे हूं। सनी ने संदेह से उसकी ओर देखा। महिला ने सिर हिलाया। जैसे जैसे तुम्हारा आत्मा कोर विकसित होता है, शरीर अपनी सभी कमियों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए एक आकर्षक जागृत ढूंढना मुश्किल है, खासकर मजबूत लोगों में। लंबे समय तक जियो और तुम खुद एक फूलों का लड़का बन सकते हो। फिर उसने उसे गौर से देखा और जोड़ा, खैर, शायद। वैसे भी चूंकि तुम जाग चुके हो, जीवित भूमि में वापस स्वागत है। अपनी पहली नाइटमेयर से बचने पर बधाई, स्लीपर सनलेस। स्लीपर सनलेस। अब लोग उसे इसी तरह संबोधित करेंगे, कम से कम सर्द संक्रांति तक के कुछ दिनों के अंतराल में। उसके बाद वो या तो जागृत के रूप में ड्रीम रियल्म से लौटेगा या बिल्कुल नहीं लौटेगा। एक शीर्षक अपने नाम से पहले रखना अजीब लग रहा था। अतीत में सनी को शायद ही कभी नाम से संबोधित किया जाता था। लोग ज्यादातर उसे लड़के, पंक, ब्रैट या अरे तुम जैसी चीजें कहते थे। लेकिन अब उसके पास एक शीर्षक तक था, स्लीपर सनलेस। वास्तव में सही शब्द ड्रीमर था, लेकिन मनुष्यों के पास नाइटमेयर जादू से संक्रमित लोगों के लिए अपना एक सेट शब्द थे। वे जो पहली नाइटमेयर को पूरा कर चुके थे उन्हें स्लीपर कहा जाता था, क्योंकि वे जादू के साथ कैसे इंटरैक्ट करते थे। मूल रूप से एक बार जब उसकी आत्मा जादू में प्रवेश कर जाती तो उसका शरीर सोने में पड़ जाता। वो सोना दिनों, हफ्तों या महीनों तक जारी रहता, जितना समय लगे उतना ड्रीम रियल्म से भागने में। इसलिए स्लीपर शब्द। एक बार जब वो भाग जाता और जागृत बन जाता तो वो दिन के दौरान सामान्य जीवन जिएगा और हर बार जब सोता तो ड्रीम रियल में लौटेगा। जागृतों को जादू और मनुष्यों द्वारा एक ही कहा जाता था। वो शब्द कभी कभी सभी वाहकों के लिए सामान्य शब्द के रूप में भी इस्तेमाल होता था। फिर अगर वो दूसरी नाइटमेयर में प्रवेश करने का फैसला करता और बच जाता तो वो उन्नत बन जाता। लोग उन्हें मास्टर्स कहते थे। मास्टर्स ड्रीम रियल में प्रवेश और निकास अपनी इच्छा से कर सकते थे। कुछ तो वहां कभी वापस नहीं आते। इससे अधिक वे दुनिया के बीच शारीरिक रूप से यात्रा करते थे, केवल आत्मा में नहीं। और फिर मास्टर्स के ऊपर संत थे, वे जो तीसरी नाइटमेयर को जीत चुके थे और खुद को ट्रांसेंडेंट कहने का अधिकार कमाए थे। वे अर्ध देवताओं जितने शक्तिशाली थे और इससे भी अधिक दुर्लभ। वे न केवल वास्तविक दुनिया और ड्रीम रियल्म के बीच यात्रा कर सकते थे, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ले जा सकते थे। लेकिन मास्टर्स पर वापस आते हुए सुंदर महिला खड़ी हुई और मजबूत चिकित्सा बिस्तर के पास आई। अभ्यासपूर्ण चालों से उसने सनी को जगह पर रखने वाले बंधन को खोलना शुरू कर दिया। मैं उन्नत जेट हूं, तुम मुझे मास्टर जेट कह सकते हो। इन पिछले 3 दिनों में मैं तुम्हारी नाइटमेयर के कारण निगरानी ड्यूटी पर थी। सही। सोने से पहले पुलिस वाले ने कहा था कि कुछ घंटों में एक जागृत आएगा मेरी स्थिति की निगरानी करने के लिए, नाइटमेयर प्राणी को मारने के लिए, अगर मैं मर जाऊं और उसे आने दूं। सनी का मुंह खोलना अनिच्छुक था, डरते हुए कि सभी प्रकार की सच्चाइयां बाहर बहने लगेंगी।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो उसे जाननी ही थीं। मास्टर जेट, मेरा एक सवाल है। बोलो। मास्टर को निगरानी ड्यूटी पर क्यों लगाया जाता है? क्या ये तुम्हारी पे ग्रेड से नीचे नहीं है? जेट ने उसे एक काला नजर दिया। तुम्हें जितना लगता है उससे ज्यादा चालाक हो। हाल ही में इस सेक्टर में बहुत सारे गेट्स खुल रहे थे। स्थानीय जागृतों में से अधिकांश या तो घायल हैं या सफाई में व्यस्त या मरे हुए। सर्द संक्रांति के करीब हमेशा ऐसा होता है। उसने अंतिम बंधन खोला और एक कदम पीछे लिया। इसके अलावा मेरी तरह सरकार के लिए सीधे काम करने वाले जागृतों की संख्या कम है। ये हम में से किसी के लिए सबसे कम लाभदायक या गौरवपूर्ण कैरियर है। क्या तुम धन और प्रसिद्धि को त्याग दोगे, घृणित घंटों काम करने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, केवल परोपकार और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर? सनी कुछ चापलूसी करने वाला कहना चाहता था। इसके बजाय उसने मास्टर जेट की आंखों में सीधे देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं। धिक्कार है इस लानत दोष को। धिक्कार है। उसने हास्यहीन अभिव्यक्ति से उसे घूरा। सनी ने सोचा कि उसे फिर से थप्पड़ पड़ने वाला है, लेकिन इसके बजाय जेट मुस्कुराई। देखो, मैं सही थी। तुम वाकई चालाक हो। सनी एक गर्म शावर का आनंद ले रहा था। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद मास्टर जेट ने उसे खुद को साफ करने के लिए भेज दिया था, कहते हुए कि वो नाइटमेयर की गंध से बदबू मार रहा था। स्पेल की अस्वाभाविक निद्रा शरीर के चयापचय को धीमा कर देगी, और वो चिकित्सा उपकरण जिसमें उसे बांधा गया था बाकी सबका ध्यान रखने वाला था, लेकिन वो फिर भी पूरे 3 दिनों तक सोया रहा। भले ही केवल मनोवैज्ञानिक हो, खून खराबे और निराशा की गंध उसके आसपास बनी हुई थी। आह, मैं स्वर्ग में हूं, सनी ने सोचा, खुद को फ्लॉ की आगामी आपदा को अस्थायी रूप से भूल जाने का इच्छुक बनाते हुए। वो पुलिस स्टेशन के शावर में अकेला था, गर्म पानी की धाराओं के नीचे आराम कर रहा था। थोड़े समय बाद सनी ने अनिच्छा से नल बंद कर दिया और तौलिया रैक की ओर चला गया। संयोग से उसने आईने में खुद को प्रतिबिंबित होते देखा। उसके शारीरिक परिवर्तनों में सूक्ष्मता थी, लेकिन ध्यान देने योग्य। उसकी फीकी त्वचा थोड़ी स्वस्थ लग रही थी, उसकी मांसपेशियां थोड़ी अधिक स्पष्ट। वो दुबला पतला और पतला लग रहा था, जैसा कि पहले क्रिश और कमजोर लगता था। उसके काले बालों में हल्की चमक थी और आंखों में चमक। हालांकि वो अभी भी काफी छोटा था, कम से कम पुरुष सौंदर्य का चित्रण नहीं था। फूल वाला लड़का हूं, सनी ने कड़वाहट से सोचा। फिर अचानक वो जम गया, कुछ अजीब नोटिस करते हुए। जैसे ही वो आईने में खुद को देख रहा था, उसके छाया का प्रतिबिंब हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे छाया ने अपना सिर नीचा किया और चुपचाप अपना चेहरा हथेली पर रख लिया। सनी ने जल्दी से मुड़कर अपनी छाया को घबराहट भरी नजर से भेद दिया। हालांकि सब कुछ सामान्य लग रहा था। छाया ठीक वैसा ही कर रही थी जैसा उसे करना चाहिए था, उसके हर कदम को दोहराते हुए। मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें हिलते देखा, उसने कहा, थोड़ा अजीब महसूस करते हुए। तुम अभी खुद से हिले हो, सही? सनी ने छाया को घूरा, जो आज्ञाकारी रूप से वापस घूर रही थी। क्या तुम हिले या नहीं? छाया ने उत्साहपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्या हो गया? तुम्हारा मतलब नहीं से क्या है? तुमने अभी अपना सिर हिलाया है। क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं? छाया थोड़ा सोचने लगी और फिर कंधे उचकाए। सनी का मुंह खुला रह गया। तुम्हारी छाया अधिकांश से अधिक स्वतंत्र है। ये एक अमूल्य सहायक है, उसने अंततः बुदबुदाया। सही, यही स्पेल ने उसकी पहलू क्षमता का वर्णन किया था। लेकिन उसकी छाया ठीक क्या कर सकती थी? उसने थोड़ा प्रयोग करने का फैसला किया। अरे तुम, मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। छाया चुप और गतिहीन थी। इसके पास स्वरयंत्र नहीं है। ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छायाओं को मांसपेशियां नहीं होनी चाहिए थीं, फिर भी ये हिलना जानती थी। मुझे दिखाओ। कोई प्रतिक्रिया नहीं। ऐसा लगता है कि छाया एक साधारण निर्जीव अंधेरे के ब्लॉब का दिखावा करने में संतुष्ट थी। सनी ने सिर हिलाया। मैं इसे गलत तरीके से कर रहा हूं। स्वतंत्र या नहीं, छाया फिर भी उसके हिस्सा थी। ये उसके पहलू क्षमता का प्रकटीकरण थी। इसलिए छाया से पूछने के बजाय उसे वास्तव में खुद से पूछना चाहिए था। बात करने वाले नहीं हो, है ना? सनी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना के अंदर निर्देशित किया, वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद पहली बार खुद को तलाशते हुए। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस की, अपनी छाती का स्थिर ऊपर उठना, शावर रूम की हल्की ठंडक। उसने टाइल वाले फर्श पर पानी की बूंदों को गिरते सुना, अपनी त्वचा पर फिल्टर्ड हवा की गति महसूस की। और वहां उसकी चेतना की सीमा पर कुछ नया, एक पूरी तरह नया इंद्रिय। सनी ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और अचानक एक पूरी तरह दूसरी दुनिया उसके लिए खुल गई। इसे शब्दों में वर्णन करना कठिन था, ठीक वैसे ही जैसे कोई सुनना या स्पर्श कैसा लगता है, इसका वर्णन करने में परेशानी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके चारों ओर भीड़ लगाए बात कर सकता था और उनके आकार और आसपास की जगह की समझ प्राप्त कर सकता था, विभिन्न डिग्री के दबाव से निर्देशित होकर जो वे उसके दिमाग और एक दूसरे पर डालते थे। वो समझ स्वाभाविक रूप से और तुरंत आई, जैसे एक प्रवृत्ति।
ये रूप छायाएं थीं, और उनमें से एक सबसे बड़ा नहीं, लेकिन सबसे गहरा, एक बाहरी इकाई की तरह महसूस नहीं हुआ। ये उसके आत्मा का हिस्सा था। जैसे ही सनी ने उसके एहसास को पकड़ा, वो छाया को ठीक वैसे ही महसूस कर सका जैसे वो अपनी अंगों को महसूस करता था। एकमात्र बात यह थी कि उसके अंग मांस से बने थे और छाया प्रकाश की अनुपस्थिति से बनी थी। सनी ने अपनी आंखें खोलीं और छाया की ओर देखा। फिर एक विचार से उसने इसे एक भुजा उठाने का इच्छा की। छाया ने भुजा उठाई। उसने इसे बैठने, खड़े होने, मुड़ने, लात मारने का इच्छा की। फिर उसने इसे आकार बदलने का इच्छा की, एक वृत्त में बदलते हुए, फिर एक रेखा में, फिर एक राक्षस में, और अंततः वापस उसके अपने सिलहूट में। छाया पारा जैसी और द्रव थी, जैसे पानी। एकमात्र स्थिरता इसका आकार था। कैसा लगेगा? छाया ने मुंह फुलाया, फिर अनिच्छा से अंगूठे ऊपर किए। लेकिन तुम उपयोगी कैसे हो? उसने छाया को तौलिया रैक पर प्रहार करने का इच्छा की। ये आज्ञाकारी रूप से हिला और एक शक्तिशाली लात मारी। बेशक, चूंकि ये सिर्फ एक छाया थी, इसकी टांग तौलियों के ऊपर से गुजर गई, बिना उन्हें थोड़ा भी हिलाए। यही सब है जो तुम कर सकती हो? उसके दिमाग में छाया के टेंटिकल्स के द्वारा शक्तिशाली तानाशाह को छोटे टुकड़ों में फाड़ने की छवि क्रूरता से टूट गई और चूर हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही शैडो गॉड से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। कितना अफसोसनाक। छाया ने उसे तिरस्कार से देखा, फिर कंधे उचकाए और पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया, स्पष्ट रूप से नाराज होकर। सनी ने सिर हिलाया और रैक से एक तौलिया उतारा। ठीक है, मैं इसे बाद में तलाशूंगा। उसके कुछ मिनट बाद वो एक साफ पुलिस द्वारा जारी ट्रैकसूट पहने हुए कैंटीन की ओर जा रहा था। मास्टर जेट उसके एक टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी, उसके सामने 2 ट्रे भरी हुई भाप वाली सिंथेटिक भोजन से। खुद लो। सनी ने सस्ते दलिया पर नजर डाली, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो बाहरी इलाकों में खाता था, और सिर हिलाया। किसी तरह उसे लगा था कि स्लीपर बनने के बाद उसका पहला भोजन अधिक भव्य होगा। फिर भी ये भोजन था। वो बैठ गया और दलिया को लालची ढंग से खाने लगा। वो बहुत बहुत भूखा था। इस प्रक्रिया में उसके विचार भटकने लगे। सनी ने जेट को चुपके से देखा और सोचा। स्पेल ने उसे एक मास्टर ढूंढने को कहा, और अगली बात वो जानता था कि उसके सामने एक महिला खुद को मास्टर कह रही थी। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि उसके जैसे किसी के अधीन आज्ञाकारी गुलाम होना। उसके दिमाग में अजीब विचार आने लगे। तुम्हें पता है क्या सनी? उसने काले व्यंग्य से सोचा। तुम्हारी किस्मत को जानते हुए ये उसके पूछने का सही पल होगा। तुम किस बारे में सोच रहे हो? सनी दलिया पर घुट गया। उसने महसूस किया कि उसका मुंह खुलने लग रहा है, और सारी इच्छा शक्ति लगा दी चुप रहने में। 1 सेकंड बीत गया बिना कुछ कहे। फिर उसके दिमाग में एक अजीब दबाव आया, जो जल्द ही चकाचौंध करने वाले दर्द में बदल गया। वो कुछ सेकंड और सहा इससे पहले कि हार मान ले। मैं सोच रहा था कि ये तुम्हारे मुझे सोचने के बारे में पूछने का सही पल होगा, उसने अंततः कहा। जेट ने उसे अजीब नजर से देखा। ठीक है, क्या तुम अपना भोजन लगभग खत्म कर चुके हो? सनी ने सिर हिलाया। तो मैं शुरू करती हूँ। प्रोटोकॉल के अनुसार मुझे तुम्हें कुछ बातों की जानकारी देना अनिवार्य है। ये ज्यादातर औपचारिकता है। सबसे पहले तुम्हारे नाइटमेयर के बारे में। उसने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। तुम्हें मुफ्त मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे तुमने कोई भी आघातपूर्ण अनुभव का सामना किया हो, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर जितना ही महत्वपूर्ण है, इसे स्वस्थ रखना सही है। क्या तुम रुचि रखते हो? सनी ने सिर हिलाया। जेट ने कंधे उचकाए और जारी रखा। जैसा तुम चाहो। तुम मुझसे भी बात कर सकते हो। क्या ये बहुत कठिन था? वो कैसे जवाब दे सकता था? ये मेरी अपेक्षा से बहुत बुरा था, और ठीक वैसा ही बुरा जैसा मैंने अपेक्षा की थी। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये अच्छा रवैया है। मैं और नहीं पूछूंगी। हम बाहरी इलाकों के चूहे लोगों से कहीं अधिक लचीले होते हैं जितना लोग सोचते हैं। सनी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मास्टर जेट, आप बाहरी इलाकों में पली बढ़ी हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी उत्कृष्ट शिष्टाचार और चमकदार बाहरी दिखावट से पता नहीं चला। उसने कुछ बार पलक झपकाई, आश्चर्यचकित होकर। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। थोड़ा सोचने के बाद उसने जोड़ा। क्या जागृतों में हम जैसे लोगों की बहुतायत है? जेट की मुस्कान गायब हो गई। नहीं, वास्तव में उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। जैसा अपेक्षित था, लोग जैसे उनके खिलाफ वास्तव में संभावनाएं ढेर की गई थीं। इससे जेट की इंसिग्निया पर 3 सितारे और भी असाधारण हो गए। एक दिन मैं भी एक मास्टर बनूंगा। अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो अब आगे क्या होता है? आपको और क्या बताना अनिवार्य है? सनी को पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद उसे क्या करना चाहिए, इसका कोई अंदाजा नहीं था। शीतकालीन संक्रांति बस कुछ हफ्तों दूर थी। जेट ने पीछे झुककर जवाब दिया। बेसिकली यही। कुछ अतिरिक्त छल्ले हैं जिन्हें कूदना है, ज्यादातर तुम्हारे परिवार से संबंधित। लेकिन मैंने तुम्हारा फाइल पढ़ा है,
तो मुझे पता है कि ये लागू नहीं होता। बची हुई एकमात्र बात यह तय करना है कि तुम अपनी पहली यात्रा के लिए ड्रीम रियल में कैसे तैयारी करोगे। उसने अपने कम्युनिकेटर पर देखा और मुंह बनाया। मुझे रहना होगा। तुम्हारी किस्मत असाधारण रूप से बुरी है। बिल्कुल समय नहीं बचा। सबसे पहले तुम्हें जो चाहो करने की आज़ादी है। कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। यानी तुम खुद तैयारी करने का चयन कर सकते हो या बिल्कुल तैयारी न करने का। पार्टी करो जब तक लाइट्स बंद न हो जाएं। सनी को पार्टी करने का ज्यादा अनुभव नहीं था, हालांकि मैं इसके खिलाफ सलाह दूंगी। एक स्लीपर के रूप में तुम्हें जागृत अकादमी में दाखिला लेने का अधिकार है। तुम्हें भोजन, आवास और तैयारी कक्षाओं का विस्तृत विकल्प प्रदान किया जाएगा। साल के इतने देर से तुम्हें ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ भी से बेहतर है। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर जोड़ी, इससे भी महत्वपूर्ण बात, तुम उन अधिकांश लोगों से परिचित हो जाओगे जो तुम्हारे साथ ड्रीम रियल में प्रवेश करेंगे। उनमें से कुछ तुम्हारे जीवन भर के साथी बन सकते हैं और कुछ अंदर पहुंचने पर उस जीवन को समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। सनी ने जोड़ा, मास्टर जेट की कही गई बातों के बीच की पंक्तियों को पढ़ते हुए। तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अकादमी ले जाऊं? सनी ने इसके बारे में सोचा। अजीब बात, उसकी फ्लॉ चुप थी, न तो एक तरफा जवाब देने पर मजबूर कर रही थी। क्या इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है? अंततः उसने नीचे देखा, अपनी खाली ट्रे की ओर, और एक निर्णय लिया। मुफ्त आवास और भोजन, तुम कह रही हो? मैं अकादमी जाना चाहता हूं। सनी अकादमी के विशाल, लगभग अटूट लाल द्वारों के सामने खड़ा था। अकादमी वास्तव में शहर के अंदर एक शहर थी। यह एक किले की तरह बनाई गई थी, जिसमें कठोर मिश्र धातु से बनी ऊंची दीवार, गहरी खाई और कई बड़े कैलिबर तोपें लगी हुई थीं, जो कुछ खास जगहों पर रखी गई थीं ताकि एक घातक हवाई दमन गुंबद बनाया जा सके। कोई भी नाइटमेयर प्राणी, भले ही विशालकाय टाइटन ही क्यों न हो, उसके बचाव को तोड़ने में सक्षम नहीं माना जाता था। यह एक किंवदंती वाला स्थान था। वास्तव में आधुनिक मनोरंजन की मुख्यधारा के विषयों में युवा जागृत नायकों के साहसिक कार्य, प्रतिद्वंद्विता और रोमांटिक उलझनों की अधिकांश लोकप्रिय वेबटून, युवा नाटक और उपन्यास ठीक इसी दीवार के पीछे घटित होते थे। सनी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि वो इन नायकों में से एक बन जाएगा। बेशक वास्तविकता मीडिया में दिखाए गए से बहुत अलग थी। इससे भी अधिक, उसके पास यहां बिताने के लिए केवल 4 सप्ताह थे, इससे पहले कि वो ड्रीम रियल में प्रवेश करे। भले ही वो चाहता, उसके पास किसी भी प्रकार की उलझन के लिए पर्याप्त समय नहीं था, और वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता था। उसे जीवित रहना सीखना था, ऐसी बकवास पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं। हवा धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। अकादमी के द्वारों के सामने ठंडा और शांत था। सनी के अलावा वहां केवल एक अन्य व्यक्ति था, एक अन्य नया स्लीपर, यदि उसे अनुमान लगाना हो। यह एक लंबी पतली लड़की थी, जो लगभग उसकी उम्र की थी, जिसमें स्पष्ट धूसर आंखें और उसके चेहरे पर एक उदासीन नजर थी। उसके बाल अजीब चांदी सफेद रंग के थे, जो छोटे कटे हुए और साफ सुथरे तरीके से एक तरफ विभाजित थे। ठीक उसके जैसे वो भी पुलिस द्वारा जारी ट्रैकसूट में माइंसोडी बड़ी ई हुई थी, और उसके पास कोई निजी सामान नहीं था। उसके सिर पर एक जोड़ी पुराने ढंग की हेडफोन थी। वो शांतिपूर्वक संगीत सुन रही थी, जबकि वे इंतजार कर रहे थे। चांदी बालों वाली लड़की में एक निश्चित वाइब थी। ये थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया से अलग हो। वो आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर लग रही थी, लेकिन साथ ही थोड़ी अकेली भी। सनी बातचीत शुरू करने वाला नहीं था। कौन जानता था कि उसके उस कमी के कारण वो खुद को किस स्थिति में डाल देगा। खुद को अलग रखना ही बेहतर था। उसने लड़की की ओर देखा और आह भरी। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास कौन सी कमी है। अंत में द्वार खुलने लगे। विशालकाय, हास्यास्पद रूप से मोटी मजबूत धातु की चादर धीरे धीरे उतर गई, एक लंबा पुल बनाते हुए। सनी ने आगे की ओर उदास निर्धारण के साथ देखा। मास्टर जेट के विदाई शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अकादमी की ओर जाते हुए उनकी ड्राइव के दौरान सनी ज्यादा नहीं बोला, खिड़की से उड़ते हुए शहर के दृश्यों को देख रहा था। वास्तव में यह उसका पहला समय था जब वह जेट के निजी परिवहन वाहन में बैठा था। शहर के अधिकांश लोग तो लाइसेंस प्राप्त करने और ऐसी वाहन खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते थे। उन्हें सार्वजनिक परिवहन से ही संतुष्ट होना पड़ता था। वो पुलिस की क्रूजर की पिछली सीट में 1-2 बार सवार हो चुका था, लेकिन वो एक पूरी तरह से अलग अनुभव था। किसी बिंदु पर मास्टर जेट ने उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि हम दोनों बाहरी इलाकों से आते हैं, मैं तुम्हें 3 सलाहें दूंगी। तुम्हें सुनना है या नहीं, ये तुम्हारा मामला है। सनी ने अपना सिर घुमाया, इंतजार करते हुए। पहली, एक बार जब तुम अकादमी में पंजीकृत हो जाओगे, वे तुम्हें फिर से मनोवैज्ञानिक परामर्श की पेशकश करेंगे। इसके अलावा अपनी नाइटमेयर और अपनी मूल्यांकन के विवरण साझा करने के लिए एक मूल्यवान पुरस्कार भी मिलेगा। तुम एक सोल शॉट प्राप्त कर सकोगे, शायद कई तक। उसने भ्रू कुम्हलाते हुए कहा।
क्या आप मुझे फिर से मनोचिकित्सक के पास जाने के लिए राजी करने की कोशिश कर रही हैं? जेट ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें मना करने के लिए कह रही हूं। आश्चर्यचकित होकर सनी ने अपनी भौहें ऊंची उठाईं। क्यों? उसने उत्तर देने से पहले एक ठहराव किया। तुम बहुत कच्चे हो समझने के लिए, लेकिन बाहर ड्रीम रियल में नाइटमेयर प्राणी ही एकमात्र खतरा नहीं है। एक बार जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओगे तो मनुष्य एक समान खतरा बन जाएंगे। जितना कम वे तुम्हारे पहलू के बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर। तो वैसा ही है। एक शक्तिशाली जागृत को हराने का सबसे आसान तरीका उनकी कमी का उपयोग करना है। यही कारण है कि अकादमी में युवा मूर्खों को विभिन्न तरीकों से अपने पहलुओं का विवरण साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार तुम्हारी जानकारी लीक कर देगी, लेकिन एक बार जब दो लोग एक रहस्य जान जाते हैं तो ये रहस्य रहता ही नहीं। और सरकार के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये बहुत समझ में आता था। धन्यवाद, मास्टर जेट। उसने उसे एक सिर हिलाया। दूसरी, चुनने के लिए बहुत सारे कोर्स होंगे। सभी प्रकार की लड़ाई प्रशिक्षण, नाइटमेयर प्राणी श्रेणियों और उनकी कमजोरियों में गहन गोता, विभिन्न प्रकार की जादू की बुनियादी बातें, आर्टिफैक्ट अध्ययन और इसी तरह की चीजें। सनी ने निगल लिया। वास्तव में वो पहले से ही सोच रहा था कि किस हथियार के साथ प्रशिक्षण लेना है। 4 सप्ताह किसी हथियार को महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन कम से कम उसके पास इसका बुनियादी समझ हो जाएगा। इन सब की अनदेखी करो। एकमात्र कोर्स जिसके लिए तुम्हारे पास समय है वो जंगल उत्तरजीविता है। वो पलक झपकाता रहा। क्या? जेट ने उसकी ओर देखा। शहर के बच्चों के लिए ये अलग है, जो स्कूल और अपने ट्यूटर्स से सभी प्रकार की उपयोगी चीजें सीखते हैं। लेकिन हमारे पास वो लाभ नहीं है ना? नाइटमेयर के दौरान तुम्हारी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था? सनी ने इसके बारे में सोचा। सतह पर सबसे खतरनाक चीज जो उसने सामना की थी वो तानाशाह था, उसके बाद हीरो 9 का औरो। लेकिन वास्तव में जो अंत में उसे लगभग मार डालने वाला था वो था ठंड। जेट मुस्कुराई। स्मार्ट, तुम्हें केवल शहर में जीवित रहना आता है, लेकिन ड्रीम रियल्म ज्यादातर जंगलों से बना है। क्या तुम्हें आग जलाना आता है? भोजन प्राप्त करना? सुरक्षित आश्रय ढूंढना? नहीं। राक्षसों से लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर तुम भूख या तत्वों के संपर्क में आने से मर जाओ तो यह बेकार होगा। मुझ पर भरोसा करो, मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा है। सनी ने सिर हिलाया, खुद पर गुस्सा होते हुए। ये इतना स्पष्ट था, फिर भी उसने कभी इन सरल लगने वाली चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था। वो अपनी पुरानी आदतों और अनुभवों से अंधा हो गया था। मानव मस्तिष्क ऐसे ही होते हैं। एक बार जब वे एक निश्चित जीवन शैली के आदी हो जाते हैं तो पहले से परिचित रूटीन से आगे देखना मुश्किल हो जाता है। ये आलसी सोच का सबसे बुरा रूप था। उस बिंदु पर मास्टर जेट ने कार रोकी और दरवाजा खोला बाहर निकल गई। सनी उसके पीछे गया और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, उनके सामने विशाल धातु के द्वारों को घूरते हुए। ये था प्रसिद्ध जागृत अकादमी। कुछ सेकंड के बाद उसने अपनी आश्चर्य की भावना को झटका और अपनी सीनियर की ओर मुड़ा। मैं यहीं तक आऊंगी, उसने कहा, अकादमी की दीवारों को उदास नजरों से देखते हुए। मैंने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया है। कोई न कोई थोड़ी देर में तुम्हें लेने आएगा। उसकी बर्फीली नीली आंखों की गहराइयों में कुछ अंधेरा था। सनी को अचानक अपने शरीर में ठंडक फैलती हुई महसूस हुई। तीसरी सलाह क्या है? मास्टर जेट ने उसकी ओर देखा, फिर आह भरी। याद रखो, कोई भी ड्रीम रियल में अकेले जीवित नहीं रह सकता। ये राय नहीं है, ये एक तथ्य है। अपने साथियों के साथ अच्छे से घुल-मिल जाओ, भले ही वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करें। ये तुम्हारी जान बचा सकता है। फिर अचानक वो मुस्कुराई और उसके कंधे पर थपकी मारी। तुमने अब तक जीवित रहने में अच्छा किया है। भविष्य में भी खुद को जीवित रखना सुनिश्चित करो। फिर वो अपनी पीटीवी में वापस बैठ गई और चली गई। बस ऐसे ही वो चली गई। धातु के पुल का अंत जमीन में विशेष खांचों से टकराया और एक श्रृंखला की तेज आवाजों के बाद रुक गया। सनी ने आगे की ओर देखा, सोचते हुए कि अगले 4 सप्ताहों में वो किस तरह का जीवन जीने वाला था। अपनी कमी और पहलू को गुप्त रखो, जंगल में जीवित रहना सीखो, अन्य स्लीपर्स के प्रति अच्छा बनो। ये ज्यादा कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन किसी कारण से वो निश्चित था कि ये सप्ताह उसके पहले नाइटमेयर जितने चुनौतीपूर्ण होने वाले थे, या शायद इससे भी बदतर। ऐसी चिंताओं से मुक्त लगते हुए चांदी बालों वाली लड़की आगे बढ़ी और पुल पर कदम रखा। सनी ने आह भरी और अनिच्छा से उसके पीछे चला। स्लीपर भाग यौगिक का अपेक्षाकृत छोटा था और अकादमी के दक्षिणी भाग में स्थित था, जिसके चारों ओर प्रशिक्षण मैदान और पार्क थे। ये एक निम्न आधुनिक इमारत थी जो मजबूत सामग्रियों से निर्मित थी। अकादमी की अधिकांश इमारतों की तरह
इसका अधिकांश भाग भूमिगत छिपा हुआ था, ऊपर केवल कुछ मंजिलें ही दिखाई देती थीं। इसके सफेद निर्मल मिश्र धातु की दीवारों और चौड़ी खिड़कियों के साथ ये गर्मियों में सुंदर लगती होगी, आसपास की हरियाली के विपरीत। अंदर इमारत विशाल और अच्छी तरह से रोशनी वाली थी। सनी और चांदी के बालों वाली लड़की को एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां 100 या इतने ही युवा पुरुष और महिलाएं, उन दोनों की तरह ही दुर्भाग्यपूर्ण समय की स्लीपर, पहले से ही इंडक्शन समारोह की शुरुआत का इंतजार कर रही थीं। उनमें से अधिकांश घबराई हुई, तनावपूर्ण और उत्साहित थीं। अकादमी की लॉजिस्टिक्स प्रशासकों के लिए एक निरंतर सिरदर्द थी, क्योंकि स्पेल के संक्रमण की दर हमेशा अराजक होती थी। बैचों को स्लीपर्स के लिए किसी प्रकार की मानकीकृत शिक्षा के लिए साझा शेड्यूल पर व्यवस्थित करने का कोई तरीका नहीं था। कुछ के पास ड्रीम रियल्म के लिए तैयारी के लिए पूरा 1 साल था, कुछ के पास केवल महीने, कुछ तो मात्र दिन। यही कारण है कि ये इंडक्शन समारोह साल के शुरुआत में हर महीने आयोजित किए जाते थे और फिर सर्दियों की संक्रांति नजदीक आने पर हर हफ्ते। हॉल में कुछ स्लीपर्स को इंडक्ट होने के लिए दिनों का इंतजार करना पड़ा था, जबकि सनी को भाग्यशाली रहा और उसे निर्धारित कार्यक्रम से ठीक घंटों पहले अकेडमी में पहुंचा दिया गया था। एक बार हॉल के अंदर पहुंचने पर उसने 2 चीजें समझ ली। सबसे पहले, हर कोई अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए था और उनके पास उनका व्यक्तिगत सामान ले जाने के लिए सूटकेस, डफेल बैग या कम से कम एक बैकपैक था। वे स्पष्ट रूप से तैयार होकर आ रहे थे, संभवतः घर से, अपने परिवारों द्वारा विदा किए गए। इसलिए सनी और चांदी के बालों वाली लड़की, जो खाली हाथ आई थी और साधारण पुलिस द्वारा जारी किए गए कपड़े पहने हुए थी, वैसी नहीं थी जैसी उसने सोचा था, बल्कि वास्तव में एक आकर्षक विसंगति थी। इससे समझ आता है। दूसरा, मास्टर जेट खुद को जागृत मानकों से नीचे औसत कहने में अत्यधिक विनम्र नहीं हो रही थी। भले ही ये युवा लोग जागृत के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, उनकी दिखावट चकाचौंध भरी थी। हर कोई सुंदर, खूबसूरत और स्वास्थ्य की चमक बिखेर रहा था। उसने निगल लिया, फिर भी मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी तुलना नहीं करता। वो शायद इतनी पूर्ण रूप से आकारित नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता। उसके पास एक उपस्थिति है। ऐसा लगता है कि छायाएं गहरी हो जाती हैं और कमरे में आने पर तापमान कुछ डिग्री गिर जाता है। क्या यह स्लीपर और मास्टर के बीच का अंतर था? लेकिन ये सभी विचार केवल अपरिहार्य को टालने की उसकी कोशिश थे। सनी पहले से ही जानता था कि वो एक जंगली सवारी के लिए तैयार था, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता था और इन सभी उत्साहित युवाओं को उनके कपड़ों, लिंग और दिखावट की परवाह किए बिना एक ही चीज करनी थी, बात करना। उनमें से हर एक सहेली स्लीपर्स के साथ बात करना चाहता था। वे अपनी नाइटमेयर्स ड्रीम रियल में उनकी भविष्य की यात्रा और बीच की हर चीज पर चर्चा करना चाहते थे। वे सवाल पूछना चाहते थे, वे पूछे जाने वाले सवाल चाहते थे, वे कुछ महत्वपूर्ण पर चर्चा करना चाहते थे या बस मूर्खतापूर्ण चीजों पर गपशप करना चाहते थे। हर कोई साझा करना चाहता था। ये एक बुरा सपना है। सनी कराहा, व्याकुल और भयभीत। मैं बर्बाद हो गया। फिर थोड़ी सी उदास दृढ़ता के साथ उसने दांत पीसे और धीरे से सांस छोड़ी। इसे अपनी परीक्षा का एक निरंतरता के रूप में सोचो। तुमने काली पहाड़ी का सामना किया है, तो तुम इसका भी सामना कर सकते हो। उसने नायकों, खलनायकों, राक्षसों और यहां तक कि देवताओं का सामना किया था। क्या वो एक गिरोह किशोरों से डरने वाला था? उसे शायद कम आंकना पड़ा था कि किशोर कितने भयानक हो सकते हैं। आधे घंटे में कमरे में लगभग हर कोई उसके प्रति नफरत करने लगा था। कुछ छोटी मोटी बातचीतों के बाद सनी ने एक बदनाम प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी, एक अप्रिय गाली देने वाले व्यभिचारी की। ये प्रतिष्ठा जल्दी ही मजबूत हो गई। उसे कुछ बार थप्पड़ पड़े और एक बार मुक्का भी खाना पड़ा। उसने अपने असली स्वभाव के बारे में भी कुछ नई चीजें खोज ली, अर्थात उसके अंदर गहराई में वो कठोर, अभिमानी था और थोड़ा बहुत वासना से भरा भी। बातचीतें कुछ ऐसी चलती थीं। इन सभी युवाओं को देखो। तुम्हें लगता है कि ड्रीम रियल्म से कितने लौटेंगे, कितने नष्ट हो जाएंगे? तुम्हें हमारी अपनी जीवित रहने की संभावनाएं क्या लगती हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी तरह एक घमंडी मूर्ख सबसे पहले मर जाएगा। या मैंने अपनी नाइटमेयर में एक कवच प्रकार की मेमोरी भी प्राप्त की। ये एक जादुई रोब है। क्या तुम देखना चाहोगे? वास्तव में मैं तुम्हें रोब के बिना देखना पसंद करूंगा। या फिर उन निम्न वर्ग के लोगों ने लाशों को लूटना शुरू कर दिया। ये घृणित था। उन्होंने उनके जूते तक ले लिए। किस तरह का विकृत व्यक्ति मृत व्यक्ति के जूते ले लेगा? मैंने एक बार एक व्यक्ति को मारा और उसके जूते ले लिए। वे अच्छे जूते थे। तुमने किसी को सिर्फ जूतों के लिए मार डाला? बिल्कुल नहीं, अन्य कारण थे। मैंने उसका क्लोक भी ले लिया। एक बार फिर बहिष्कृत, सनी को अंततः अकेला छोड़ दिया गया। लोग उसे टालते प्रतीत हो रहे थे। विचलित न होकर उसने एक शांत कोना ढूंढा और वहां खड़ा हो गया, खुश कि अब कोई उसके साथ बात नहीं करना चाहता था। उसका चेहरा दर्द कर रहा था और उसकी नाक से खून टपक रहा था। एक समूह से बहिष्कृत होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चुभती थी। हालांकि वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि खुद को पूरे बैच के स्लीपर्स के खिलाफ करने की प्रक्रिया में सनी ने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया था।
उसने सीख लिया था कि अपने फ्लॉ को कैसे नियंत्रित किया जाए। एक बार सवाल पूछा गया तो वो चुप नहीं रह सकता था, वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। हालांकि बहुत सारे प्रयोगों के बाद सनी ने पाया था कि थोड़े अभ्यास से वो अंततः सच्चाई के बाहर आने के सटीक तरीके को प्रभावित कर सकता था। ये ऐसा था, सवाल प्राप्त करने के बाद उसका दिमाग स्वचालित रूप से एक सच्चा जवाब उत्पन्न करता था। उसके बाद फ्लॉ उसे उस जवाब को जोर से कहने पर मजबूर कर देता था। बोलने से इनकार करने पर दबाव बनता था। फिर चुभने वाला दर्द, जितना लंबा वो चुप रहता, दर्द उतना ही बदतर हो जाता। अंततः उसे समर्पण करना पड़ता और सच्चाई प्रकट करनी पड़ती। हालांकि इन क्षणों में सवाल प्राप्त करने और दर्द के सामने समर्पण करने के बीच जवाब के वास्तविक शब्दों को बदला जा सकता था। जितना ये प्रारंभिक विचार से भटकता, उतना ही प्रतिरोध मिलता, एक बार फिर दबाव के रूप में, फिर दर्द के रूप में। ये अभी भी सच्चा होना चाहिए था, लेकिन इतना कठोर नहीं। उदाहरण के लिए, यदि मास्टरजेट फिर से उसे घूरते हुए पकड़ लेती और पूछती कि वो क्या देख रहा है, तो खुद को शर्मिंदा करने के बजाय सनी थोड़े दर्द को सहन कर सकता था और बस कह सकता था, तुम्हें। ये अभी भी सच्चाई होती, हालांकि परिणाम पूरी तरह से अलग होता। कोने में छिपा हुआ सनी मुस्कुराया क्योंकि वो स्लीपर्स को देख रहा था। ये अच्छा है, ये शानदार है, ये कुछ ऐसा है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूं। आखिरकार किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती एक व्यक्ति को धोखा देने के लिए। कभी कभी सच्चाई धोखा पैदा करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री होती है। यदि निश्चित प्रकार की कपटी बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग किया जाए तो सच्चाई झूठ जितनी ही भ्रामक हो सकती है। उदाहरण के लिए, उसकी पिछली बातचीतों में से एक में सनी ने कबूल किया था कि उसने एक बार मृत व्यक्ति से जूते चुराए थे। दूसरा व्यक्ति भयभीत हो गया और पूछा कि क्या उसने वास्तव में किसी को सिर्फ जूतों के लिए मारा था। फ्लॉ ने उसे जो जवाब देने पर मजबूर किया वो था कि अन्य कारण थे और उसने व्यक्ति का क्लोक भी ले लिया था। पिछले दास व्यापारी को मारने का वास्तविक कारण ये था कि उसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड़ा मारा था। इसके अलावा वो पहले से ही मर रहा था। क्लोक का मारने से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जवाब के शब्दों ने एक प्रभाव पैदा किया कि ऐसा था। इस प्रकार दो सच्चे कथन जब एक साथ रखे जाते हैं तो एक झूठ के समान प्रभाव पैदा करते हैं। ये केवल एक सरल उदाहरण था। बहुत मेहनत और तीव्र सोच के साथ सनी अन्य प्रकार की हेरफेर वाली सच्चाइयां बना सकता था। ये अत्यंत कठिन और जोखिम भरा होने वाला था, लेकिन ये किया जा सकता था। उसे बस थोड़ी सी किस्मत की जरूरत थी। अब समय आ गया था कि अपनी सिद्धांत को अभ्यास में लाया जाए। सनी ने नहीं भूला था कि उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, सुनिश्चित करना कि कोई भी कभी उसके सच्चे नाम को न जान सके। इसे हासिल करने के लिए उसे एक प्रभाव पैदा करना था कि वो इस पूरी इमारत में सबसे दयनीय कमजोर व्यक्ति था। ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी सकारात्मक मूल्यांकन न प्राप्त करे, जो दिव्य पहलू और एक सच्चा नाम प्राप्त करे। हालांकि चूंकि ये एक झूठ होगा, वो बस जाकर ये नहीं कह सकता था। तो वो कैसे सभी को ये विश्वास दिलाए कि उसके पास निश्चित रूप से एक शक्तिशाली पहलू और स्पेल के साथ एक प्रभावशाली रिकॉर्ड नहीं है। उसकी नजरें एक विशेष समूह के स्लीपर्स पर पड़ी। उनमें 5 या 6 थे जो एक लंबे आत्मविश्वासी युवक के चारों ओर इकट्ठा थे। युवक के गहरे भूरे बाल थे और एक कोमल सुंदर चेहरा। उसकी आंखें हरी थीं, जिसमें मित्रवत हास्य का संकेत था। उसकी मुद्रा, काया और सतर्क नजर ने किसी को उजागर किया जो व्यापक प्रशिक्षण से गुजरा था। युवक के बारे में सब कुछ कुलीनता और ताकत की चीख मारता था। ठीक उसी पल उसके एक साथी ने आश्चर्य के स्वर में कहा, ऑस्केंडिड, तुम्हें आस्केंडिड पहलू प्राप्त हुआ है? क्या तुम्हारा मूल्यांकन था? युवक ने विनम्रता से मुस्कुराया। ओह, ये उत्कृष्ट था। सनी समूह के सामने रुक गया, मानो संयोग से। युवक के जवाब को सुनने के बाद उसने भ्रूभंग की और उसे तिरस्कार से देखा। फिर पूर्ण आश्चर्य से भरी आवाज में सनी ने कहा, आस्केंडिड, उत्कृष्ट, बस इतना ही? इसमें क्या बड़ी बात है? आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।